हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों। इसका नाम है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, या हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में वीबीटी, या हिंदी में बोल सकते हैं इसको संयोजकता आवर्त सिद्धांत। देखिए प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पर उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में बात की जाती है और उन्हीं के बारे में बताया जाता है कि उपसह संयोजक में संकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, चुंबकीय व्यवहार कैसे पता करते हैं और उनकी आकृति कैसे पता करते हैं। क्योंकि इसी सिद्धांत पर ही हम उपसह संयोजक योग के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी इस टॉपिक पर कम से कम 2 से 3 नंबर में प्रश्न आता है। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आज ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से क्लियर हो। चलिए हम बात करते हैं संयोजकता आवर्त सिद्धांत के बारे में कि संयोजकता आवर्त सिद्धांत उपसह संयोजक यौगिक पर तो था, लेकिन किसने दिया, क्यों दिया। ठीक है, चलिए। यह सिद्धांत एल पॉलिंग, प्यारे बच्चों एल पॉलिंग जो थे साइंटिस्ट थे, तथा साथ में है जे एल स्लेटर द्वारा सन 1931 में दिया गया था। मतलब प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत को 1931 में दिया गया था। 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? एल पॉलिंग, जे एल स्लेटर। ठीक है, पॉलिंग का यह सिद्धांत सिज्विक की समकल्पना पर आधारित था। किसकी? सिज्विक की समकल्पना पर। ठीक है, इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से उपसह संयोजक यौगिकों के संकर्ण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण को आसानी से समझाया जा सकता है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उनके बारे में बताया गया इस सिद्धांत में, और इसी सिद्धांत के आधार पर आप बता सकते हो कि उपसह संयोजक यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, चुंबकीय व्यवहार कैसे ज्ञात करते हैं, संकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, उनकी आकृतियां कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसी सिद्धांत पर 3 कल्पना है। पहली है केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक उपसह संयोजक यौगिक ले लिया K4 FeCN का होल 6। ये उपसह संयोजक यौगिक है, ठीक है, और इन्हीं के बारे में उन्होंने वर्णन किया था वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में। तो पहली कल्पना थी कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु प्यारे बच्चों ये है Fe। पता कैसे चलेगा, याद रखना, जो संकुल जो होता है, मतलब ये संकुल है, ठीक है, इसके अंदर जो मेटल होगा उसी को बोला जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, सेंटर मेटल एटम। ठीक है, सेंटर मेटल एटम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो बोला है केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन में अपनी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या प्यारे बच्चों जो होती है लिगेंडों की संख्या को बोलते हैं। ये लिगेंड्स है जिसको हम बोलेंगे समन्वय संख्या। ठीक है, याद रखना, क्या बोलेंगे इसको हम? समन्वय संख्या बोलेंगे, जिसको बोला जाता है लिगेंडों की संख्या को। तो समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन में अपनी समन्वय संख्या के बराबर, अब जैसे कि प्यारे बच्चों समन्वय संख्या कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो प्यारे बच्चों इसमें 6 ही क्या होंगी? रिक्त कक्षाएं होंगी परमाणु की। अब जैसे मान लीजिए कोई डी आ गया, तो डी में प्यारे बच्चों अधिक से अधिक कितनी हो सकती हैं? 5 होंगी। अब हमें जरूरत है भाई 6 की, तो हो सकता है डी के बाद एस आ जाए। ठीक है, तो ये कक्षाएं हैं जो कि डिपेंड किस पर है? समन्वय संख्या पर। अगर समन्वय संख्या 6 है तो खाली कक्षाएं कितनी होगी? 6 होगी। अगर समन्वय संख्या 4 है तो रिक्त कक्षाएं कितनी लेनी पड़ेंगी? परमाणु की 4। उसी तरीके से ही प्यारे बच्चों इनकी समन्वय संख्या के आधार पर ही इनका संकरण आता है। जैसे मान लीजिए कि जिस उपसह संयोजक यौगिक में अगर समन्वय संख्या 6 है तो उसमें संकरण क्या आएगा? तो बहुत ही सिंपल है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं। देखिए याद रखना क्या आएगा, जिनमें 6 समन्वय संख्या होती है, लिगेंडों की संख्या हम बोल सकते हैं सीधा सीधा। तो प्यारे बच्चों संकरण तो होगा D2sp3, याद रखना, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। संकरण क्या होगा? D2sp3, और आकृति होगी इसकी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। डिपेंडेड है
कोऑर्डिनेशन नंबर पर। तो वही पहली कल्पना में उन्होंने बताया था कि भाई जितनी संख्या होगी समन्वय की उतने ही कितनी कक्षाएं मिलेंगी, रिक्त परमाणु कक्षाएं। तो 6 हमने मान लीजिए इसमें 6 थी, तो 6 ही परमाणु कक्षाएं होंगी, वो भी कैसी, वैकेंट, खाली। ठीक है, तो याद रखना जिनमें लिगेंडों की संख्या 6 आती है तो संकरण जो आएगा D2sp3 आएगा, आकृति होगी अष्टफलकीय। ठीक है, उसके बाद है 4। देखिए 4 की 2 आकृति होती है और 2 ही टाइप्स का संकरण आता है। एक तो आता है DsP2 संकरण, आकृति होगी इसमें वर्गाकार समतलीय। ठीक है, और एक और होती है इसमें लिगेंडों की संख्या 4 आती है तो संकरण जो आता है उसमें sp3 संकरण आता है, आकृति होती है प्यारे बच्चों इसकी चतुष्फलकीय। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा भी कि चतुष्फलकीय है या वर्गाकार समतलीय, तो वो प्यारे बच्चों पता चलेगा किससे, संकरण से। अगर DsP2 संकरण है वर्गाकार समतलीय होगा, sp3 है चतुष्फलकीय होगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों में लिगेंडों की संख्या 2 आती है तो संकरण होगा उसमें sp और आकृति होगी रेखीय। क्या होगी, रेखीय। तो ये पहली कल्पना थी कि जितने लिगेंडों की संख्या होगी बोल सकते हैं या समन्वय संख्या बोल सकते हैं, उतनी ही खाली कक्षाएं लेनी पड़ेंगी परमाणु की। पहली कल्पना थी। और मैंने प्यारे बच्चों बता भी दिया कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब कोई भी उपसह संयोजक यौगिक है, अगर उसमें 6 लिगेंडों की संख्या आ रही है तो संकरण जो होगा D2sp3 होगा और अष्टफलकीय होगा, जिसमें 4 आती हैं DsP2 वर्गाकार समतलीय, जिसमें 4 आती हैं, 4 2 में मिल सकती है तो उसमें हो सकता है अगर sp3 आ रहा है आकृति चतुष्फलकीय मिलेगी। अगर इसमें भी 4, अगर संकरण DsP2 आ रहा है वर्गाकार समतलीय, 2 आ रहे हैं sp और रेखीय। अब पता कैसे चलेगा, क्या हम संकरण गलत तो नहीं लिख रहे या गलत तो नहीं निकाल रहे। देखिए लिगेंडों की संख्या 6 तो यहां पर प्यारे बच्चों 6 ही उपकक्षा मिलेंगी, D की 2, S की 1, 3 और P की 3, टोटल हो गई 6। यहाँ पर देखिए 4, D की 1, S की 1, P की 2, टोटल हो गई 4। यहाँ पर भी देखिए 4 आ रहा है, S की 1, P की 3, टोटल 4 और 2 आ रहा है यहाँ पर, एक S की 1 P की। तो प्यारे बच्चों पहली कल्पना में यही बताया गया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की जो खाली कक्षाएं ली जाएंगी वो किसके आधार पर, कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर या समन्वय संख्या के आधार पर बोल सकते हैं या लिगेंडों की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी कल्पना क्या थी कि सिग्मा आवंत बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूहों के भरे हुए कक्षों के साथ अतिव्यापन करते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों की हमारे पास 3D है। ठीक है, टोटल कितनी कक्षा होंगी इसमें, 1 2 3 4 5 होती हैं। फिर बोला सिग्मा आवंत बनाने के धातु के रिक्त संकर कक्ष, मान लीजिए कि भाई इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब क्या हुआ कि दाता समूह होते हैं लिगेंड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं केंद्रीय परमाणु के लिए। अब मान लीजिए कि लिगेंड आ रहे हैं भाई 4, कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। तो 4 लिगेंड के लिए 4 खाली कक्षाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1 2 3, मान लीजिए हमने 4 ले लिया 4p। ठीक है, ये 4p हो गया, ये 4s और ये 3d। तो क्या होगा कि इनके बीच में जो अतिव्यापन होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 मतलब एक ज्यादा हो गई, इनके बीच में जो अतिव्यापन होगा भाई क्या बनाएगा, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा प्यारे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यही बताया गया, क्या दोबारा समझते हैं। सिग्मा आवंत बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक, मतलब रिक्त संकर कक्षक ये हो गए संकरण वाले, ठीक है, दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हुए, दाता परमाणु मतलब वो होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं लिगेंड। तो लिगेंड मान लीजिए 4 आ रहे हैं,
कितने आ रहे हैं? 4। तो 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो उसमें जाएंगे जो खाली कक्षा होगी परमाणु की, जैसे पहली कल्पना में बताया था कि समन्वय संख्या मतलब लिगेंडों की संख्या। ठीक है, लिगेंड 4 आ रहे हैं तो खाली कक्षाओं में आ रहे हैं 1 2 3 4। अब ये 2 तो वो आ रहे हैं किसके? धातु के रिक्त संकर कक्षक, और ये वाले 2 कौन से हैं? दाता समूहों की। तो जब ये आपस में अति व्यापन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हो गया? अतिव्यापन होता है इनके बीच में ओवरलैपिंग। उसके बाद है तीसरी, धातु तथा लिगेंड के मध्य सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई आबंध बनने की भी संभावना होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणु के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सके। तो प्यारे बच्चों, यही यहां पर है कि जो मेटल जो होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, जो लिगेंड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? पहले तो बनाता है सिग्मा, फिर ये ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लेता है प्यारे बच्चों? पाई बॉन्ड। तो तीसरी कल्पना थी ये। तो ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की 3 कल्पनाएं थी, और इन्हीं कल्पनाओं के आधार पर ही कभी भी कोई सा भी परमाणु मतलब कोई सा भी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अतिव्यापन करता है, तब जाके वो संकर्ण बनाता है। क्लियर हो गया? तो इन चीजों को समझना है कि पहली कल्पना में क्या बताया था कि भाई जितना लिगेंड होगा उतनी ही खाली कक्षाएं होंगी। ठीक है। दूसरा, धातु की रिक्त संकर कक्षा और दाता समूहों की कक्षा आपस में अतिव्यापन करके कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? सिग्मा। तो प्यारे बच्चों, सिग्मा के साथ कौन सा बॉन्ड बन जाता है? दूसरा, पाई। तो वही है कि धातु तथा लिगेंड के मध्य सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई आबंध बनने की भी संभावना होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब धातु के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणुओं के रिक्त कक्षों के साथ अतिव्यापन कर सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे प्यारे बच्चों, संकुलों की ज्यामिति व चुंबकीय आचरण, मतलब संकुलों की ज्यामिति व चुंबकीय आचरण। अब यहां पर हमें बताना है कि जो संकुल होते हैं उनमें जो लिगेंड जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यापन करते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात करेंगे प्रबल लिगेंड की। यदि संकुल में प्रबल लिगेंड उपस्थित होते हैं तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मन कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। दूसरा है दुर्बल लिगेंड। यदि संकुल में दुर्बल लिगेंड उपस्थित होते हैं तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखना है कि जो प्रबल लिगेंड जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 3D है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इनमें क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे अनपेयर्ड है। ठीक है, और एक ये है। ठीक है, इसमें अभी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसमें भी 3D है और इसमें भी 3D। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा अगर उप सहसंयोजक यौगिक में प्रबल लिगेंड आता है, प्रबल लिगेंड मतलब CO है, CN है, NO2 है, EN है, NH3 है, तो क्या करेंगे कि जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों में अनपेयर्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है कैसे हैं? अनपेयर्ड है। तो क्या होगा, इनका युग्मन हो जाएगा। ये वाला इसमें जंप कर जाएगा। किसमें जंप करेगा? देखिए इसमें जंप कर जाएगा। और अगर लिगेंड दुर्बल है तो ये जंप नहीं करेंगे, ये अपनी कक्षा में रहेगा और ये भी अपनी कक्षा में रहेगा। तो याद रखें, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उप सहसंयोजक यौगिक में प्रबल लिगेंड आते हैं तो प्रबल लिगेंड क्या करते हैं? युग्मन कर देते हैं। युग्मन का मतलब ये होता है कि ये आपस में एक जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर दुर्बल लिगेंड होता है तो ये युग्मन नहीं करते हैं। तो यही आपको याद रखना है कि प्रबल लिगेंड जब आते हैं, प्रबल लिगेंड में CO है, CN है, NO2 है, EN है, NH3 है। ठीक है, दुर्बल लिगेंड में H2O, C2O4, 2- OH- F- Cl-। तो ये दुर्बल लिगेंड ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को युग्मन नहीं कर पाते। वही बताया गया कि यदि संकुल में दुर्बल लिगेंड उपस्थित होते हैं तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे चुंबकीय आघूर्ण की। देखिए चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं अगर हमको उपसहसंयोजक यौगिक दिया गया है। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए यदि संकुल में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो संकुल अनुचुंबकीय होता है। देखिए यहाँ चुंबकीय आघूर्ण से ये बता सकते हैं कि संकुल जो हमको दिया गया है उपसहसंयोजक यौगिक में चुंबकीय है या
मतलब प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। तो याद रखना अनुचुंबकीय वही होगा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा? अनुचुंबकीय। ठीक है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रति चुंबकीय। क्लियर है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय को व्यक्त करते हैं और जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय को। और चुंबकीय आघूर्ण भी उन्हीं का निकलता है जिनमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मतलब इन्हीं में प्यारे बच्चों आप चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हो। इसमें आप चुंबकीय आघूर्ण जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? जीरो होता है। तो जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण को मतलब म्यू से व्यक्त करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n+2 bm। bm मतलब बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं इसको? बोर मैग्नेटॉन। ये मात्रक होता है। ये म्यू जो होता है इसको हम लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर है? तो चुंबकीय आघूर्ण प्यारे बच्चों उसी का निकलेगा जो किसको व्यक्त करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को। याद रखें कि चुंबकीय आघूर्ण इसमें क्या होता है? म्यू जीरो होता है। जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें चुंबकीय आघूर्ण नहीं निकलेगा और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं समझ लीजिए उनमें चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से लिगेंड युग्मन करेंगे, कौन से युग्मन नहीं करेंगे। तो याद रखें प्रबल लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं और दुर्बल लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते हैं। यही सब कॉन्सेप्ट अब हम बात करेंगे। कोई संकुल हमको दिया जाएगा, उसकी आकृति, चुंबकीय व्यवहार, ज्यामिति सब निकालेंगे और संकरण भी। इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए चलिए देखिए, हमको दिया गया है पहला एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, FeCN का होल 6 4 माइनस। अब हमें इस संकुल के संकर्ण, चुंबकीय आघूर्ण और इसके बाद इसकी आकृतियां बोल सकते हैं, ज्यामिति, ये सब हमको बताना है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर Fe दिया गया है। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। पहले आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब यहां पर हमने Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया। Fe का ही क्यों किया? क्योंकि Fe एक सेंटर मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़े होते हैं और लिगेंड उसी के साथ उपस्थित आबंध बनाता है। ठीक है, इसलिए हम केंद्रीय धातु परमाणु को लेकर चलेंगे। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालनी है Fe की। भाई कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? Cn इलेक्ट्रॉन को देता है और Fe भी देता है। ठीक है, क्योंकि Cn क्या है? लिगेंड। और लिगेंड क्या? लिगेंड का मतलब क्या होता है? लिगेंड एक ऐसा युग्म है जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक जोड़ा देता है केंद्रीय धातु परमाणु को, उसी को लिगेंड बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर हम Fe की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों Fe की ऑक्सीजन संख्या निकल के आएगी वो 2+ आएगी। कैसे आएगी? Cn की देखिए -1 होती है, यहां निकाल लेते हैं x मान के। x Fe Cn आ रहा है 6 गुणा -1 बराबर -4। ठीक है, FeX हो गया, Cn 6 आ रहा है, 6 गुणा -1 और -4। तो x प्लस माइनस माइनस और -4, इनका पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा -4 प्लस x। तो x बराबर निकल के आएगी +2। तो हमने x किसको माना है? Fe को। तो Fe की जो ऑक्सीजन संख्या निकल के आई वो क्या आई? +2 निकल के आई। क्लियर है? अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6। 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो 4s कक्षा में से निकलेंगे, बाहर वाली यही है। तो जो 4s में से सब टोटल निकल जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों निकल गए, तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा। ठीक है, अब 3d6 की हमें कक्षाएं बनानी है, तो 3d6 में टोटल कितनी होंगी, 3d में होती प्यारे बच्चों 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये होगी 3d की बात। कितना कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 6। तो पहले तो इनको अनपेयर्ड करिए, एक एक भरिए सब में। ठीक है, हुंडी के नियम के अनुसार पढ़ा भी होगा आपने। छठा इलेक्ट्रॉन यहां गया। अब यहां पर पहली कल्पना लगेगी जो मैंने बताया था वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में, कि लिगेंडों के अनुसार खाली कक्षाओं को हम लेते हैं। तो लिगेंड भाई कितने आ रहे हैं, 6 या समन्वय संख्या। तो 3d के बाद हम क्या ले लेंगे, 4s0 और ले लेंगे 4p0। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे भाई लिगेंड की। लिगेंड है प्यारे बच्चों Cn। तो Cn आपको ये देखना है क्या ये प्रबल लिगेंड है या दुर्बल। तो अभी हम बताए थे कि अगर भाई दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, अगर प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। देखिए Cn ये आ रहा है, कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो जब प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर वही होता है, क्या करेंगे हम कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले प्यारे बच्चों युग्मन करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा अतः Cn माइनस प्रबल लिगेंड। ठीक है, लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। क्लियर है। तो जब प्रबल लिगेंड होने के कारण प्यारे बच्चों क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। तो मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल 6। 2 तो पहले से पेयर्ड है, तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, पूरी तरीके से युग्मित। युग्मित क्यों हो रहा है समझ में आया होगा, क्योंकि Cn कैसे लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, मतलब जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्यारे बच्चों 2 कक्षाएं मिली इन परमाणुओं की रिक्त। लिगेंड कितने हैं, 6। तो इन लिगेंड के अनुसार ही हमें खाली कक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 तो यहां हो गई, इसके बाद आता है 4s। 3d के बाद क्या आएगा, 4s। तो 1 2 3, अभी भी हमें 3 की जरूरत है क्योंकि लिगेंड 6। तो 3 और लेनी है, तो 3 किस में ले लेंगे, 4p में। देखिए इसी कारण हमने पहले से 4s0 4p0 ले लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें इसमें प्यारे बच्चों लिगेंड को दिखा देना है। ये खाली कक्षा है, 1 2 3 4 5 6। लिगेंड भी कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस, ठीक है, Cn माइनस और Cn माइनस और Cn माइनस। अब इनके बीच में हम क्या दिखा देंगे, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखिए यहां से और यहां तक ये अति व्यापन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अति व्यापन। और जब अति व्यापन कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कितनी कक्षाएं इस आपस में मिल रही हैं। इसमें आ रही है s की 2, सॉरी d की 2, ये d है, s की 1 और p की कितनी आ रही है, 3। संकरण कौन सा निकल के आया, D2sp3 संकरण। और देखिए प्यारे बच्चों यही हमने बताया था कि अगर जिनमें लिगेंडों की संख्या 6 आती है तो संकरण जो आता है D2sp3 आता है। आकृति क्या आएगी प्यारे बच्चों, अष्टफल की है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो संकरण की बात आ गई। साथ में हम निकालते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण जब ही निकलेगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या आपको दिख रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, नहीं दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। तो जब चुंबकीय आघूर्ण 0 हो गया, दूसरी बात क्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, ये संकुल प्रति चुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। ठीक है,
क्लियर हो गया कैसा संकुल होगा प्यारे बच्चों? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल युग्मित टोटल पेयर्ड है, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संकुल कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। अब हम बात करते हैं इसकी आकृति की। तो देखिए आकृति कैसे बनेगी। सेंटर मेटल एटम है प्यारे बच्चों Fe। Fe है। लिगैंड कितने हैं? 6। एक ऐसे ले लीजिए, एक को ऐसे, अष्टफलकीय हमको बनानी है, ठीक है, और इसको ऐसे दिखा दीजिए थोड़ा इस तरीके से, ठीक है। अब इसके साथ Fe के साथ कितना लिगैंड आ रहा है? Cn माइनस। Cn एक यहां लगा हुआ है, एक Cn यहां लगा हुआ है, Cn और Cn, ठीक है। तो आकृति जो बनेगी क्या बनेगी इसकी? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय बना रहे हैं आकृति हम इसकी, ठीक है। तो ये बन गई इसकी आकृति प्यारे बच्चों कैसी? अष्टफलकीय, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं क्योंकि लिगैंड है, दाता परमाणु है भाई। तो ये बन गई कौन सी आकृति? अष्टफलकीय। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस प्यारे बच्चों कुछ चीजों को आपको पता रखना है। कौन कौन सी चीज है? जैसे अगर हमको कोई भी संकुल दिया गया, मतलब कोई भी हमको कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स देने के लिए सबसे पहले हमें उस परमाणु का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे Fe है केंद्रीय धातु परमाणु, तो 26 से इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। बाद में लिगैंड के अकॉर्डिंग खाली कक्षाओं को लेना है। फिर ये देखना है कि लिगैंड प्रबल है दुर्बल है। प्रबल होगा युग्मन कर देगा, दुर्बल होगा युग्मन नहीं करेगा। आपको बाद में खाली कक्षाओं में लिगैंड को दिखाना है। लिगैंड दिखाने के बाद आप उनका ओवरलैपिंग करा दोगे, जो अति व्यापन जो किया है। तो अति व्यापन करते टाइम डी की 2 कक्षाएं, एस की 1, पी की 3, संकरण निकल के आया D2sp3 संकरण। तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0 होगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, टोटल युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संकुल कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। आकृति कैसी होगी? अष्टफलकीय, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले संकुल की। देखिए एक और दिया है FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। चलिए देखिए FeH2O, सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए। 26 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 4h2 और 3d6। अब हम क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। किसके? केंद्रीय धातु परमाणु मतलब Fe की। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो देखिए इधर निकाल लेते हैं। Fe को हम रख लेते हैं x, H2O 6 आ रहे हैं, H2 उदासीन लिगैंड है तो उदासीन लिगैंड की 0 बराबर में 2 पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा होगा भाई ये तो 0 हो गया, तो कितनी निकल के आएगी? प्लस के 2। तो यहां पर जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई वो कितनी आई? 2 पॉजिटिव आई। तो 2 पॉजिटिव आई इसका मतलब है 1h2 2h2 और 2p6 3h2 3p6। 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में से बाहर निकल जाएंगे, बाहर वाली कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो क्या बचेगा? 3d6 बचेगा, ठीक है। अब 3d6 की हमें कक्षाएं बनानी, तो 3d में टोटल कितनी होती हैं? 5। 1 2 3 4 5 3d। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब हमें प्यारे बच्चों इसमें खाली कक्षाएं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं हम? 4s0, ठीक है। H2 आ रहा है ना 6, उसके बाद है 4p0। अब देखते हैं भाई यहां पर H2O कैसा लिगैंड है। सबसे पहले हम बात करेंगे H2O की। तो देखिए H2O प्यारे बच्चों ये लिगैंड है वो दुर्बल लिगैंड है, और ये भी बोला गया कि यदि संकुल में दुर्बल लिगैंड उपस्थित होते हैं तो ये लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है
उसके जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनका युग्मन नहीं कर पाएगा, तो लिख सकते हैं अतः H2O दुर्बल लिगेंड होने के कारण H2O दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। क्लियर है? तो भाई दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का प्यारे बच्चों युग्मन तो नहीं करेगा। तो 3D में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो तो इसमें आ रहे हैं, एक एक इनमें आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गए टोटल। 3D में कितने आ रहा है? टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 3D में टोटल यहाँ पर 6 के 6 रहे। कारण? क्योंकि युग्मन इसलिए नहीं हो पाया प्यारे बच्चों क्योंकि लिगेंड कैसा है? दुर्बल है। अब हमें करना क्या है कि भाई खाली कक्षाओं के अनुसार, सॉरी लिगेंड के अनुसार खाली कक्षाओं को लेना है। ठीक है, चलिए तो लिगेंड कितने आ रहे हैं? 6। तो पहले तो 4H ले लेते हैं, इसमें 1 आ गया। 4P, इसमें कितने मिल जाएंगे? 3। तो 1 2 3 4, टोटल लिगेंड कितने हैं? 6। अब ले सकते हैं इसके बाद डी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4D। तो 4H 4P के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4D 0। ठीक है, अब हमने टोटल लिगेंड के अकॉर्डिंग हमें कितनी कक्षाओं की जरूरत पड़ेगी? 6 की। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं H2O लिगेंड, H2O लिगेंड, H2O, और यहां पर भी H2O और H2O और H2O। ठीक है, इनके बीच में हम दिखा देंगे क्या? ओवरलैपिंग। ये हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई इसमें कितनी कक्षाओं का यूज हुआ। S की एक आ रही है, P की आ रही है प्यारे बच्चों 3, और D की आ रही हैं 2। तो संकरण जो निकल के आया sp3d2 संकरण। तो sp3d2 संकरण जो निकल के आया क्योंकि लिगेंडों की संख्या 6 है। ठीक है, तो आकृति भी सेम क्या होगी? अष्टफल की होगी, जो पिछले वाले हमने संकुल की बनाई थी। अब बात करते हैं इसके चुंबकीय गुण की। तो चुंबकीय गुण कैसा होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ रहे हैं? 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कैसा होगा? ये अनुचुंबकीय होगा पहली बात तो। ठीक है, अनुचुंबकीय। और चुंबकीय आघूर्ण अगर हम ज्ञात करेंगे म्यू बराबर रूट n+2। यहां n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? टोटल 4। तो 4 और 4 + 2 कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 चौक 24, रूट में 24, और 24 के लगभग किसके बराबर वर्ग होता है? 25 के। मतलब 25 5 का वर्ग होता है। तो एक कम संख्या है तो हम इसको मान सकते हैं 4.9 bm। तो इसका ये निकल के आ गया क्या? म्यू निकल के आ गया, चुंबकीय आघूर्ण निकल के आ गया। ठीक है, 24 का वर्ग लगभग कितना आ गया? जैसे रूट 25 में आता है वो 5 का वर्ग होता है, ये 24 है तो लगभग 5 से कम होगा। तो 5 से कम कितना मान लेंगे अनुमान? 4.9 bm। 4.9 bm का मतलब होता है इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण निकल के आ गया। और दूसरी बात, संकुल कैसा है? अनुचुंबकीय है, कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और आकृति भी सेम उसी तरह बनेगी जैसे पिछले वाले उपसय संयोगी की बनाई थी, संकुल की बनाई थी। प्यारे बच्चों, तो यह टोटल बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पर डिपेंड है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में संकुलों के बारे में कोई भी प्रश्न आ जाए तो प्यारे बच्चों सभी इसी तरीके से होने हैं, और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक था। और आप हमारी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और प्यारे बच्चों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।